चलो, क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं शांति और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिकों के लिए मददगार साबित होती हैं? तो अब ये टॉपिक बदल गया है। ऊपर आर्थिक वाला टॉपिक था, वो बदल गया है। अब जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सद्भावना का जीवन, सद्भाव मतलब लोगों के लिए समान भाव, एक नजर से देखना। एक नजर से देखना, आप देखोगे, नहीं देखते होंगे अपने आसपास, आपके घर में भी, फलाना व्यक्ति तो ऐसा है, फलाना व्यक्ति तो वैसा है, वो तो उस जात का है, वो तो उस धर्म का है ना। लोकतांत्रिक व्यवस्था से ये उम्मीद करना उचित है कि वह सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएगी। हमने इससे पहले के अध्यायों में पाया कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती है। हमने पहले अध्याय में देखा कि यह किस तरह बेल्जियम ने अपने यहाँ विभिन्न जातीय समूहों की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंद्विताओं को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती हैं। इससे इन टकरावों के विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है। तो जो प्रतिद्वंद्विता होती है ना, चाहे वो जाति के प्रति हो, चाहे धर्म के प्रति हो, चाहे रंग के प्रति हो, चाहे भाषा के प्रति हो, जो एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंद्विता है, उस प्रतिद्वंद्विताओं को लड़ाई में नहीं बदलने देती लोकतांत्रिक व्यवस्था। लड़ लड़ मिट कर विभाजित नहीं होने देती, वो बनाए रखती है आपसी सामंजस्य। इसी को बोल रहे हैं। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकरावों को पूरी तरह और स्थायी रूप से नहीं खत्म कर सकता, पर हम इन अंतरों को, विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं और इनके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंखें फेर लेती हैं या उन्हें दबाने की कोशिश करती हैं। इस प्रकार सामाजिक अंतर, विभाजन और टकरावों को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक बड़ा गुण है। पर श्रीलंका का उदाहरण हमें इसी बात की याद दिलाता है कि इस परिणाम को हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं भी दो शर्तों को पूरा करना होता है। कौन सी दो शर्तें हैं? दो शर्तें आई हैं तो फिर जरूरी हो जाता है, शॉर्ट में आ सकता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को संभालने के लिए, टकरावों से बचने के लिए क्या कौन सी दो शर्तों को पूरा करना होता है। ये गौर करना जरूरी है कि लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है, उसके साथ काम करने की जरूरत होती है, तभी सरकार जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है। बहुमत और अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज नहीं होती है। आज आप बहुमत में हो तो कल दूसरी पार्टी होगी, है ना। तो बहुमत का ये नहीं है कि बहुमत जो जो बहुमत वाली पार्टी है वो अपने अपनी चलाए, उन्हें अल्पमत का भी ध्यान रखना चाहिए। यह भी समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार के बहुसंख्यकों समूह का शासन नहीं होता। बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं या बहुमत हो सकते हैं। लोकतंत्र सभी अभी तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है, तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए समावेशी नहीं रह जाता। समावेशी बोल रहे हैं। संघर्ष, एक ही बॉडी दो तरह से लड़ रही है। हेलमेल, सामंजस्य मतलब थोड़े से तुम गोरे हो जाओ, थोड़े से हम काले हो जाएं। नागरिकों की गरिमा और आजादी, कितने पेज है? अच्छा, खत्म इसके बाद? 2 पेज और है। व्यक्ति की गरिमा और आजादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफी आगे है। गरिमा और आजादी, आर्थिक बारे में बात करी, सामंजस्य बारे में बात करी, मतलब सामाजिक विभाजन के बारे में, नागरिकों की गरिमा और आजादी के बारे में बात कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों को से सम्मान पाना चाहता है। अक्सर टकराव भी पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उसके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया। गरिमा और आजादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्था इसी चीज को मानती है, कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो जरूर। अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग अलग स्तर का आचरण होता है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती। फिर जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं, उनके लिए एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। यहाँ स्त्रियों की गरिमा का ही उदाहरण लें। दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान समाज रहे हैं। महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर यह माना जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की जरूरी शर्त है।
और आज आज अगर कहीं ये हालत है तो उसका यह मतलब नहीं कि औरतों के साथ सदा ये समान का व्यवहार हुआ हो। बहरहाल, एक बार जब सिद्धांत रूप में इस बात को स्वीकार कर लिया गया है तो अब औरतों के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यताओं और व्यवहारों के खिलाफ संघर्ष करना आसान हो गया है। मुझे सिर्फ अपनी बोर्ड परीक्षा की चिंता है, पर लोकतंत्र को इतनी सारी परीक्षाओं से गुजरना होता है और परीक्षा लेने वाले भी करोड़ों होते हैं। सही है। अलोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ये बात संभव ना थी, क्योंकि वहां व्यक्तिगत आजादी और गरिमा तो ना तो वैधानिक रूप से मान है और ना ही नैतिक रूप से। किसी को किसी की नहीं पड़ी, शासक को पड़ी है बस अपनी, राजा को। लोकतंत्र में सभी को अपनी गरिमा का सम्मान रखना होता है, मतलब सभी अपना गरिमा बनाए रख सकते हैं। यही बात जातिगत असमानता पर भी लागू होती है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कमजोर और भेदभाव का शिकार हुए जातियों के लोगों को समान दर्जे और समान अवसर के दावे को बल दिया है। आज भी जातिगत भेदभाव और दमन के उदाहरण देखने को मिलते हैं, पर इनके पक्ष में कानूनी या नैतिक बल नहीं होता। संभवतः इसी एहसास के चलते आम लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति ज्यादा चौकस हुए हैं। तो इस पर से एक बात याद आई मुझे, अभी एक अभी का उदाहरण है। मेरे परिवार में एक दूर के रिश्तेदार की फैजाबाद यानी कि अयोध्या में शादी थी। तो वहाँ वो लोग गए, तो वहाँ की दास्तां सुना रहे थे, मैं तो गया नहीं। वहाँ बता रहे थे कि जाति आधारित घर बने हुए हैं वहाँ पर गांव में। ब्राह्मणों के घर अलग है, उसके बाद ठाकुरों के घर आते हैं, उसके बाद वैश्य या शूद्र जो वैश्य होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, उनके घर आते हैं, और फिर आखिरी सब गांव के सबसे आखिरी में आते हैं शूद्र जातियों के, मतलब दलित जातियों के घर। तो आज भी ये भेदभाव चल रहा है, जो कि गलत है ना। तो समाज ने, सरकार ने अच्छा, ये भेदभाव को दूर करने के लिए एक और, इसी में एक और उदाहरण भी सुनो। जब मायावती जी की सरकार आई, बीएसपी की सरकार आई, तो उसके एक मंत्री का इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने बीएसपी से बगावत करके दूसरी पार्टी में शामिल हो गए थे वो। तो उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने बताया कि जब बीएसपी की सरकार थी वहां पर, तो जो सड़कें बनी, जो बिजली गई, जो पानी की व्यवस्था है हुई, वो केवल और केवल दलित जाति के जो जो गांव के बाहर था ना घर, जिनका बिल्कुल आखिरी में था, केवल उसी जाति के लिए केवल बिजली, सड़क, पानी वगैरह सब केवल दिया गया। बाकी ब्राह्मण, ठाकुर और जो वो थे, उनको कुछ भी नहीं दिया गया। तो ऐसा भी हुआ है। हर बार जो है वो केवल दलितों के साथ ही वो नहीं हुआ। लोकतंत्र में ये चीज चलती रहती है, होता रहता है, और उससे पता चलता है दोनों को ही कि कौन सही कौन गलत है, और फिर बीच का रास्ता अपनाते हैं। लोकतंत्र से लगाई गई उम्मीदों को किसी लोकतांत्रिक देश के मूल्यांकन का आधार भी बनाया जा सकता है। लोकतंत्र की एक खासियत है कि उसकी जांच परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। वह एक जांच पर खरा उतरे तो अगली जांच आ जाती है। लोगों को जब लोकतंत्र पे थोड़ा लाभ मिल जाता है, वे और भी लाभों की मांग करने लगते हैं। वे लोकतंत्र से और अच्छा काम चाहते हैं। यही कारण है कि जब हम पूछते हैं तो वे हमेशा लोकतंत्र से जुड़ी अपनी अन्य उपेक्षाओं की पुलिंदा खोल देते हैं और शिकायतों का अंबार लगा देते हैं। शिकायतों का भी बने रहना भी लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है। इससे पता चलता है कि लोग सचेत हो गए हैं और वे सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं। लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को तो बताता ही है, साथ ही यह लोगों के प्रजा से नागरिक बनने की गवाही देता है। कितना अच्छा स्टेटमेंट दिया हुआ है। पर प्रजा कहाँ होती है? राजतंत्र में। राजा ने जो बोल दिया वो मानना ही है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। जब लोकतंत्र की सफलता होती है, लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को तो बताता ही है, साथ ही यह लोगों के प्रजा से नागरिक बनने की गवाही देता है। नागरिक एक अधिकार पूर्ण विधेय अपने जो सरकार से प्रश्न पूछ सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन नॉर्मली अगर शासक होगा तो वो उसको परेशान करेगा, है ना। तो अगर राजतंत्र है तो वो परेशान करेगा, लेकिन अभी ये लोकतंत्र में भी होता है कई बार। एक कॉमेडियन ने शिवराज सिंह चौहान की जो है मजाक उड़ा दिया था, उस कॉमेडियन को 24 घंटे जेल में बंद रखा, फिर बेचारा चुप हो गया वो, अगले दिन से कुछ नहीं बोला। आज अधिकांश लोग मानते हैं कि सरकार की चाल ढाल पर उनके वोट से असर पड़ता है और यह उनके अपने हितों को भी प्रभावित करता है। रोजा प्रेरणा का एक स्तंभ। रोजा पार्क्स, नैतिक साहस। बहन जी ये सीट मेरी है, हमारे आज के नेता। ये रोजा पार्क्स कौन थी?
जो लोग मानते हैं हमारे वोट का असर पड़ता है, 65% लोग मानते हैं, 66%, 67%, नेपाल में 75% लोग मानते हैं कि हमारे वोट का असर पड़ता है। ऊपर दिए गए कार्टून का ग्राफ को देखें, दोनों में इस हिस्से में उठाए गए मुद्दों को दर्शाया गया है। कार्टून में ग्राफ से जुड़ने वाली पंक्तियों को रेखांकित करें। क्या आप बता सकते हैं कि रोजा पार्क्स कौन थी और यहाँ किस घटना का जिक्र किया गया है? नहीं पता मुझे रोजा पार्क्स के बारे में, कौन थी? बिल्कुल भी नहीं पता। उसके बाद क्वेश्चन आ गए। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है? लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है, उनके बीच सामंजस्य बैठाता है? पक्ष या विपक्ष में तर्क दें। औद्योगिक देश ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का भार उठा सकते हैं, पर गरीब देशों को आर्थिक विकास करने के लिए तानाशाही चाहिए। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जन जो व्यवस्था है वो बहुत सारी, मतलब विकास जो है वो बहुत सारे मुद्दों पर डिपेंड करता है। इस चैप्टर का सारांश क्या था वो बताना चाह रहे। इस चैप्टर का सारांश ये था कि लोकतंत्र को मजबूती कौन कौन से कारक प्रदान करते हैं। लोकतंत्र की ताकत और कमजोरी, एक तरह से विश्लेषणात्मक अध्ययन था लोकतंत्र का, कि लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसी के बारे में चर्चा था। तो मतलब एक तरह से उसके बारे में तर्क था। पूरा के पूरा चैप्टर इस बारे में था कि लोकतंत्र की क्या क्या जो है वो, एक तरह से हमने लोकतंत्र क्यों अपनाया, उसके परिणाम क्या निकले, कुछ अच्छे भी थे कुछ बुरे भी थे, है ना। तो कुछ अच्छे भी थे कुछ बुरे भी थे, जिसमें से 3 टॉपिक पे मेन मेन आए: उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन। पहला जो टॉपिक है उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन, इसके तहत हमने ये देखा कि फैसले जल्दी जल्दी नहीं लिए जाते हैं, आराम से लिए जाते हैं। तो उसका अपना फायदा और नुकसान दोनों है। फायदा ये है कि जल्दबाजी में गलत फैसला ले लिया गया है तो उसको वापस ले लिया जाएगा, और नुकसान ये है कि प्रक्रिया अपनाना पड़ता है तो देरी हो जाती है, काफी लंबा खिंच जाता है वो चीज, है ना। दोनों चैप्टर दोनों के बारे में बात कर रहा है, लोकतंत्र के परिणाम जो निकले उसकी जो विशेषताएं हैं वो भी, और जो खामियां हैं वो भी। आर्थिक समृद्धि और विकास, लोकतंत्र के मामले में बोला जाता है, इसके मामले में क्या बुराई ही लिखी है, अच्छाई भी लिखी हुई है बाद में। क्या बोला जाता है कि जो तानाशाही वाले देश हैं जहाँ पर राजतंत्र चल रहा है, वो आर्थिक विकास तेजी से कर पा रहे हैं, आंकड़े ये प्रस्तुत होते हैं। और जो लोकतंत्र वाले हैं, क्यों? क्योंकि डिसीजन लेट होते हैं, पेंडिंग होते, सरकार जो है वो प्रभावी नहीं होती है, उसके कारण से देरी होती है उनको डिसीजन लेने में, और लोकतांत्रिक देश विकास में पीछे रह जाते हैं। फिर आंकड़ों के साथ सहायता से ये टॉपिक ये भी बताता है कि ऐसा जरूरी नहीं है। जो छोटे देश हैं, छोटी जनसंख्या वाले देश हैं, वो भी लगभग लगभग उनके जो आंकड़े हैं, गरीब और तानाशाही वाले, गरीब देशों के आंकड़े दोनों ही, तानाशाही और लोकतंत्र दोनों के आंकड़े लगभग सेम है, दोनों समान विकास दर से गति करते हैं। तो दूसरा टॉपिक ये बोलते हैं असमानता और गरीबी में कमी। तो लोकतंत्र में बोलते हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अमीर ही अमीर बढ़ता है, जब विकास दर बढ़ती है तो बोल रहे हैं अमीर ही अमीर को जो है वो फायदा मिलता है, गरीबों को नहीं मिलता। तो उस तर्क के बारे में, उस तर्क पे इस पे बात की हुई है। ये एक बार फिर से नेगेटिव पॉइंट है लोकतंत्र का, जिसमें गरीबों को जो है ज्यादा फायदा नहीं हो रहा होता है। सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य, सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य मतलब कि लोग बाग संस्कृति भाषा के आधार पर बटे हुए रहते हैं, उसके बाद भी लोकतंत्र उनको आपसी बातचीत के माध्यम से आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है, ना कि लड़ झगड़ कर मर मिटने का, बट जाने का, विभाजित हो जाने का, है ना। तो उसके लिए जो है वो इस पॉइंट में बताया गया है कि कैसे लोकतंत्र संभालता है, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो वो बोल रहे हैं कि बहुत जो बहुमत सरकार वाली होती है उसका ये जिम्मेदारी बनती है कि जो अल्पमत है, जो कम वोट से हार गए हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की बनती है, ये बताया हुआ है। और नागरिकों की गरिमा और आजादी, इसमें नागरिक अपनी गरिमा के और आजादी के बारे में सोच भी सकते हैं, जबकि राजतंत्र में बिल्कुल नहीं सोच। तो पूरा के पूरा चैप्टर आपको राजतंत्र और लोकतंत्र में कंपैरिजन करके दिखा रहा है कि लोकतंत्र के ये परिणाम है, इसमें ये फायदे में है लोकतंत्र, और नुकसान भी बताए हुए हैं कि कहीं कहीं परेशानी भी है। और आखिरी में ये बताया हुआ है
कि ठीक है लोकतंत्र जो है वो हम मान सकते हैं कि लोकतंत्र जो है वो हमारे पास कुछ कमियां हैं उसमें, लेकिन फिर भी आप यही चाहते हो कि लोकतंत्र लोकतंत्र के सामने जो बताते हैं कि भाई गलत, ये तो गलत हो रहा है, ये तो देश में गलत, कमियां निकालते जाते हो, एक के बाद एक लाभ मिलते जाते हैं, कमियां निकालते जाते हैं, तो बोलते हैं लोकतंत्र के लिए वो अच्छा है, वो काफी अच्छा है, ताकि जो नागरिक हैं वो अपने आप को प्रजा का हिस्सा ना माने, खुद को नागरिक माने, ताकि वो समझ सके कि सरकार का हिस्सा है, उनके कारण उनकी अहमियत है सरकार में। तो वो जानना जरूरी है, इसलिए लोकतंत्र जो है वो ज्यादा बेहतर से बेहतर होता जाएगा, उसमें सुधार होते जाएंगे, वही सही रास्ता है, बस चैप्टर ने यही बोला हुआ है। तो पूरा के पूरा चैप्टर लोकतंत्र और राजतंत्र के बीच संबंध बता रहा है और कुछ नहीं। उसके बाद कुछ दिए हुए ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं। लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच की असमानता को कम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई, बिल्कुल कर सकता है। अ, पक्ष में तर्क भी देना है उसमें। गरीब देशों के सरकार को अपने ज्यादा संसाधन गरीबों को कम करने और आहार कपड़ा खर्च करने चाहिए। शिक्षा पर लगाने की जगह नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। इन बोल रहे हैं इस पर खर्च करने की जगह आर्थिक बुनियादी ढांचे पर काम करना चाहिए। जरूरी तो है ना केवल आर्थिक बुनियादी ढांचा, यानी कि फैक्ट्रियों का लेन देन व्यापार ही विकास करता है, उनका रहन सहन भी तो सुधरता है, तो दोनों पे ही काम करना चाहिए एक साथ। वो कर भी रहा है भारत। नागरिकों के बीच आर्थिक समानता अमीर और गरीब दोनों तरह के लोकतांत्रिक देशों में है। आर्थिक आर्थिक समानता दोनों ही देशों में, दोनों तरह के लोकतांत्रिक देशों में, दोनों तरह के लोकतांत्रिक देशों में। राजतंत्र और लोकतंत्र, गरीबों के बीच आर्थिक समानता नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जो बड़े, मैं अगर इसमें देखो दोनों तरह के लोकतांत्रिक, अगर मैंने पूछा बड़े और छोटे के बीच, तो छोटे में तो जरूर नहीं है, लेकिन बड़े देशों में आर्थिक असमानता है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। लोकतंत्र के सभी को एक ही वोट का अधिकार है, इसका मतलब है कि लोकतंत्र में किसी तरह का प्रभुत्व और टकराव नहीं होता है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है, एक वोट मिला है सभी को, आप उस वोट का यूज कहाँ पर भी करो, उससे प्रभुत्व और टकराव नहीं हो, लोकतंत्र में किसी तरह का प्रभुत्व और टकराव नहीं होता। हाँ, ऐसा ना हो, अगर ऐसा हो जाता कि सामने वाले बंदे को 4 मिलेंगे, आपको 2 मिलेंगे, किसी आधार पर जो इंग्लिश जानता है उसको 4 वोट देने मिलेंगे, तो ऐसा फिर गड़बड़ हो जाता। ऑब्जेक्टिव नहीं है क्या इसमें? चलो खैर, क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए गए, पूछ लीजिएगा, अगर कोई समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन पढ़िएगा जरूर। टाइम पे खत्म हो गया आज का लेक्चर, कल मिलेंगे अपन ऑनलाइन। अच्छा हाँ, अभी आप लोग मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ चैप्टर रिकॉर्डिंग।